हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। सो आज हम मैक्सवेल इक्वेशन को समझने वाले हैं और उसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे और हर एक मैक्सवेल इक्वेशन हमें क्या रिलेट करता है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और वो है हम उसकी एप्लीकेशन क्या है। आज हम इन सब को लेकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर इंटरव्यू पर्पस के लिए अगर मेरे से पूछोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंटरव्यूज वगैरह में मैक्सवेल इक्वेशन से डेफिनेटली अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन से 100% क्वेश्चन करेंगे। सो आज हम मैक्सवेल इक्वेशन को हर एक मैक्सवेल इक्वेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके फिजिकल मीनिंग को समझेंगे और हमें एक्चुअल में वो क्या बता रही है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी और इंटरव्यू में क्वेश्चन जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, इन सबको भी आज डिस्कस करेंगे। चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन को और फिर मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्री स्पेस में, डायइलेक्ट्रिक में, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में हम मैक्सवेल इक्वेशन को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, कंडक्टिंग मीडियम वगैरह में। सो उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो आई होप कि हमें एक आइडिया लग गया होगा, रफ आइडिया, कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर मान लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पर्पस में, अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ईएमटी में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चरों में से एक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जाएगा वो अगर तुमसे फिजिकल मीनिंग या फिर इसके बारे में डिटेल या फिर तुमसे लिखवाए नहीं कहें कि मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस में लिख के बताओ, डायइलेक्ट्रिक मीडियम में लिख के बताओ या फिर कंडक्टिंग मीडियम में लिख के बताओ, तो वह इंटरव्यूअर 100% मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पूछेगा कि तुम्हें कितना पता है मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सवेल इक्वेशन को समझने से पहले हम पहले इसका मैथमेटिकल टर्म मींस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस आता है, कर्ल आता है, जैसे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो डेल डॉट ई मींस ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब क्या होता है, हम पहले मैथमेटिक्स को समझेंगे, मैथमेटिक्स समझ आ जाती है फिर मैक्सवेल इक्वेशन को समझेंगे। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज को हम इतना बारीकी से समझें कि ऐसा लगे कि फील आ गई मैक्सवेल इक्वेशन की। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। सो इलेक्ट्रिक charge as a source, field lines diverges. Maxwell equation, no magnetic monopoles does not exist. Field lines forms a closed loop. Del cross E is equal to minus del V by del T. Time varying magnetic field induce करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड कर्ल को। आज के लेक्चर में हम इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इन सबको समझने से पहले हम एक डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस चाहिए कि डाइवर्जेंस एक्चुअल में वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होगा। सो देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट, सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट गिव्स अ मेजर ऑफ, ये मेजर करके देता हाउ मच द वेक्टर फील्ड, हाउ मच द वेक्टर फील्ड इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एट दैट पॉइंट। देखो, ग्रेडियंट ऑलरेडी हम ईएमटी के बेसिक लेक्चर में इन सबको कवर कर चुके हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट मींस कोई फंक्शन कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और किसी डायरेक्शन में किसी फंक्शन का कितना मैक्सिमम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, हमें ग्रेडियंट से पता चलता है। डाइवर्जेंस का मींस कोई वेक्टर फील्ड कितना स्प्रेड हो रही है, मींस कितना एक्सपेंड हो रही है या फिर कितना कॉन्टेक्ट हो रही है, उसको हम बताते हैं डाइवर्जेंस से। कोई वेक्टर फील्ड कितना कर्ल कर रही है, कर्ल कर रही है कि नहीं कर रही, उसको हम बताते हैं कर्ल से। सो ये हमारा एक ओवरव्यू है और अब इसको समझते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट गिव्स, ये हमें देता है हाउ मच द वेक्टर फील्ड इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एट दैट पॉइंट, इट यील्ड्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो डाइवर्जेंस हमें एक वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड मींस हम किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वह हमें ये बताता है कि किसी पॉइंट पे वह क्वांटिटी कितना डाइवर्ज करे या फिर कितना कितना कांटेक्ट करे या फिर कितना एक्सपेंड हो रही है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकली फॉर अ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सो डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमें बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वेक्टर फील्ड कितना एक्सपेंड हो रही है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर किसी क्वांटिटी का डेल डॉट एफ इज कम्स आउट टू बी जीरो, डेल डॉट एफ इज कम्स आउट टू बी जीरो, द वेक्टर फील्ड इज सेड टू बी सोलेनोइडल। सो हम वेक्टर फील्ड को क्या कहते हैं, सोलेनोइडल कहते हैं या फिर इनकम्प्रेसिबल, मीनिंग देयर इज नो नेट फोर्स
इसका मतलब क्या है, देयर इज नो नेट सोर्स और सिंक, मींस कोई नेट सोर्स और सिंक नहीं है। अब इसको हम डायग्राम से समझें। सो अगर जैसे कोई क्वांटिटी का बाहर, जैसे किसी क्वांटिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलनी है, मींस डाइवर्जेंस उसका पॉजिटिव है, मींस वाई एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या है, सोर्स। और किसी क्वांटिटी किसी पॉइंट पे और वेक्टर फील्ड कन्वर्ज, मींस उस क्वांटिटी पर आ रही है, मींस उस पॉइंट पर आ रही है, तो डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। डेल डॉट एफ जीरो, डेल डॉट एफ नेगेटिव मींस डेल डॉट एफ इज लेस देन जीरो, मींस हम उसके लिए क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। तो आई होप कि हम डाइवर्जेंस का मतलब समझ पाए। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट, ये मेजर करके देता कि किसी पॉइंट पर वेक्टर फील्ड कितना एक्सपेंड या फिर कॉन्टेक्ट करे, और ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड जीरो होता है। वेक्टर फील्ड को हम सोलेनोइडल कहते हैं अगर उसका डाइवर्जेंस जीरो आता है, मींस इनकम्प्रेसिबल, मींस देयर इज नो नेट सोर्स, देयर इज नो नेट सोर्स और सिंक, मींस कोई ना तो सोर्स है ना ही कोई सिंक। अगर डाइवर्जेंस जीरो आता है मींस ना तो कोई सोर्स है, मींस ना तो सोर्स है मतलब कोई ना तो वेक्टर फील्ड बाहर निकल रही, ना कोई सिंक है मींस ना तो कोई वेक्टर फील्ड अंदर आ रही। अगर हम इसके फिजिकल एग्जांपल की बात करें, फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंस, तो हम बोल सकते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। जैसे हम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में रिलेट द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज डेंसिटी, मींस ये रिलेट करता है हमारी चार्ज डेंसिटी को विद द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, with the divergence of electric field. So del dot E is equal to rho by epsilon naught. सेकंड कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो कि फ्लूइड डायनामिक्स में भी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी होती है। सो रिलेट द वेलोसिटी फील्ड डाइवर्जेंस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मींस ये रिलेट करता है, रिलेट्स द वेलोसिटी फील्ड डाइवर्जेंस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड डेंसिटी, मींस फ्लूइड डेंसिटी टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, ये रिलेट करता है विद द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, वेलोसिटी ऑफ फील्ड, वेलोसिटी की फील्ड के साथ। और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेल डॉट बी कम्स आउट टू बी जीरो। थर्ड हमारा मैग्नेटोस्टैट्स कंडीशन में हम देखते हैं, मैग्नेटोस्टैट्स में द डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट टू जीरो, मींस मैग्नेटिक फील्ड ना तो कोई कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि मैग्नेटिक एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड हम यूज करते हैं हीट कंडक्शन, कहां पे, हीट कंडक्शन। रिलेट द हीट फ्लक्स वेक्टर क्यू टू द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, सो ये रिलेट करता है हीट फ्लक्स वेक्टर को रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ, रेट ऑफ हीट फ्लक्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ थर्ड हमारा है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड को हम रिलेट करते हैं कैसे, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड मेजर्स द रोटेशन। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट हमें बताता है कि कोई किसी डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम चेंज आ रहा है। डाइवर्जेंस हमें किसी पॉइंट पे हमें बताता है कि कोई वेक्टर फील्ड कितना एक्सपेंड करे या फिर कितना कॉन्टेक्ट करे। कर्ल हमें बताता है कि किसी पॉइंट पे वेक्टर फील्ड कितना रोटेट कर रही है। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड मेजर द रोटेशन और सोइलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मींस कोई वेक्टर फील्ड कितना रोटेशन करे या फिर कितना रोटेशन स्ट्रेंथ है अराउंड अ पॉइंट, इट यील्ड्स अ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड f1 f2 f3। नाउ डेल क्रॉस एफ इज कम्स आउट टू बी जीरो। कर्ल ऑफ किसी वेक्टर फील्ड का जीरो आता है, मींस ये क्या कह सकते हैं, द फील्ड इज इरोटेशनल, मींस वह रोटेशनल फील्ड नहीं है एंड कंजर्वेटिव है, फील्ड इज इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। सो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल। सो इस केस में क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट फाई। सो अगर किसी वेक्टर फील्ड किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो आता है मींस उसके करस्पॉन्डिंग एक स्केलर पॉइंट स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। जैसे ये हमें बता रहा है किस तरीके से वेक्टर फील्ड रोटेट करे। जैसे अगर कोई क्वांटिटी रोटेशन करे तो उसका कर्ल नॉन जीरो आएगा, कोई क्वांटिटी कर्ल नहीं करे तो उसका कर्ल जीरो आएगा। नाउ हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे ऑपरेटर्स को, कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर्स, इनपुट ये आउटपुट है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे फिजिकल एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमने देखा
ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है, आउटपुट इसका वेक्टर होगा। इसका फिजिकल एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। डाइवर्जेंस इज ऑल्सो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ। यहाँ पे इनपुट एफ हम जो दे रहे हैं वो वेक्टर है, आउटपुट हमें स्केलर मिल रहा है, चार्ज डेंसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें चार्ज डेंसिटी फॉर्म्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड क्वांटिटी कर्ल। सो कर्ल इनपुट इज वेक्टर, आउटपुट इज ऑल्सो वेक्टर। और ये हमें क्या बताता है, इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम कर्ल को यूज करते हैं इंड्यूस ईएमएफ, फैराडेज लॉ और फोर्सिटी। नाउ लास्ट हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर। लास्ट हमारा लाप्लास ऑपरेटर। सो लाप्लास ऑपरेटर, सो लाप्लास ऑपरेटर इज डिफाइंड एज अ डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट को हम लाप्लास ऑपरेटर बताते हैं, जिसको हम डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू, जिसको हम डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट लिखते हैं। सो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल जेड स्क्वायर। और अगर किसी क्वांटिटी का डेल स्क्वायर एफ इज कम्स आउट टू बी जीरो, मींस लाप्लासियन ऑपरेटर जीरो आता है। द फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। सो हम उसको उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन या फिर लाप्लास इक्वेशन। सो हम फंक्शन इज सेट कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन या फिर लाप्लास इक्वेशन। नाउ हमारा मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि हमने सबसे पहले ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल समझा, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी मैक्सवेल इक्वेशन के लिए। नाउ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ हम मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल और लाप्लासियन ऑपरेटर का फिजिकली मीनिंग भी समझ लिया और उसको अच्छे से सिग्निफाई भी कर लिया कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स और फिजिक्स में हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ हम मैक्सवेल इक्वेशन को समझते हैं अच्छे से और इसका फील लेते हैं कि हर एक मैक्सवेल इक्वेशन का क्या मतलब है और हम इसको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्टैटिक चार्ज के लिए देखेंगे, फिर फ्री स्पेस के लिए देखेंगे, मेटा मीडियम या फिर डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। सो अगर हम बात करें, सो मैक्सवेल इक्वेशन आर द फोर फंडामेंटल इक्वेशन। सो हम बोल सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन फोर फंडामेंटल इक्वेशन है दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है बिहेवियर को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, और एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये एक्सप्लेन करती है हमारे ओरिजिन और प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सो मैक्सवेल इक्वेशन आर फोर फंडामेंटल इक्वेशन। फोर फंडामेंटल इक्वेशन है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हमें एक्सप्लेन करती है कि ओरिजिन और प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें मैक्सवेल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब हम अगर मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। सो मैक्सवेल इक्वेशन क्या कर रही है, यूनिफाई करती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनटू वन थ्योरी। सो मैक्सवेल इक्वेशन यूनिफाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक वन थ्योरी में। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये एक्सप्लेन करती है हमारी किसकी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से जनरेट होती है, ये मैक्सवेल इक्वेशन में बता रही है। प्रिडिक्ट दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये प्रिडिक्ट करे कि लाइट एक प्रकार से ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल मीडिया, और डिस्क्राइब करती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सभी मीडियम में। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फाउंडेशन हुआ है किससे, मैक्सवेल इक्वेशन से। यूज इन एंटीनास, जिसको हम यूज करते हैं एंटीनास में, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में, ऑप्टिक्स में, फाइबर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ हम मैक्सवेल इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे, देन उसके फिजिकल मीनिंग समझेंगे, फिर उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में किस तरीके से लिख सकते हैं उसको देखेंगे। सो मैक्सवेल इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है जिसमें गॉस लॉ, जिसमें बताता है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, और इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। सेकंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के लिए क्या कहेंगे, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मींस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको भी हम समझेंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। फैराडेज लॉ, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो कि फैराडेज लॉ है हमारा, कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस
इलेक्ट्रिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगी, जो कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे सो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए वेक्टर। और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन सो डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी बाई डेल टी, या फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई प्लस डी वाई बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी ए वेक्टर। अगर हम नाउ इसके डायग्राम की बात करें सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर प्रोपगेशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, सो गॉस लॉ की बात करें सो गॉस लॉ फॉर जैसा हमें पता है कूलॉम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करे थे, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, किसी आर डिस्टेंस पे जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड एट आर डिस्टेंस आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें सो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, और अगर इसको हम पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट सो पाई ई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। सो हमें पता है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो सर लाइन इंटीग्रल आर कैप डॉट डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। सो हम इसकी जगह अगर हम लिखेंगे 4 पाई, सो इसकी जगह हम 4 पाई रखेंगे, सो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए वेक्टर इसको टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। मींस इसका क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर डी टाउ। सो ये क्या करेगा, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। सो हेंस डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री। सो ये हमारी फैक्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगी। मींस हमें ये बता दें कि किसी रीजन में अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। मींस किसी पॉइंट से की तरफ आएगी या फिर किसी पॉइंट से दूर जाएगी। नाउ सेकंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें समझना होगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है, सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। So magnetic monopole do not exist if every magnetic field lines forms a closed loop। और हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती है क्या, क्लोज लूप को। और अगर इसका सरफेस इंटीग्रल बात करें v डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। सो v डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। सो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम सो डेल डॉट b इज इक्वल टू जीरो। मींस सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमें क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू नॉन जीरो आती। नाउ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन फैराडेज लॉ। सो एक्सपेरिमेंट शोज दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ आता है, जिसको हम फैराडेज लॉ में पढ़ भी रखे ईएमएफ में, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और फाई भी हमें जब पता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए वेक्टर, तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए वेक्टर। सो इसको हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए वेक्टर। सो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। सो हमें थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन बता रहे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। नाउ अगर हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो इसमें एक पहले मैक्सवेल एम्पियर्स ने इक्वेशन दी थी, फिर इसके बाद इसको मॉडिफाई करके एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करा,
क्योंकि अगर हम एक ही टर्म जैसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन थी फोर्थ और उसके देखें तो वो फेल हो रही थी कई बार। उसमें हमने देखा था कि जैसे हम कैपेसिटर के बीच में अगर हम कैपेसिटर के बीच में अगर हम अपनी मैग्नेटिक कॉइल्स को ले जाएं तो वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, बट एक्चुअल में पता है कि कैपेसिटर के बीच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे? तो इसी कॉन्सेप्ट को फेल हो रही थी और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फेल हो जा रही थी, तो उसको फिर मॉडिफाई करके एम्पियर्स मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बना के उसको मॉडिफाई करा, जिसको हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट लेके आए थे। जिसमें क्या, एक डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कंडक्शन करंट किसके कारण आता है? जब चार्ज फ्लो होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है, जिसको हम एक, मैंने सोचा कि मैक्सवेल इक्वेशन जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है, उसको एक सेपरेट लेक्चर में बना के डिस्कस करूं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर में 100% उसको पूछते हैं। तो मेरा कोशिश होगा कि उसके लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर और अच्छे से बनाया जाए, जिससे और इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एम्पियर्स लॉ हमें पता है, एच लाइन इंटीग्रल एच डॉट डीएल इज इक्वल टू आई। इसका हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी। सो मैक्सवेल इंट्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। सो मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस करा डिस्प्लेसमेंट करंट को, कॉन्सेप्ट को, जिसको आईडी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस वेक्टर। सो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई प्लस डी वाई बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी ए वेक्टर। सो हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी बाई डेल टी। सो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी बाई डेल टी। और इसको हम और अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। सो ये हमारी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगी, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, सो गॉस लॉ, अगर हम फर्स्ट बात करें, सो गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बता रही, क्या बताती है कि जो चार्जेस प्रेजेंट है वो एक प्रकार से सोर्स का काम करते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। फैराडेज लॉ जो कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी, वो बता रही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उससे प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जिसको एम्पेयर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट फ्लो होता है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें इंक्लूड करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैक्सवेल जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ में बताते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो सबसे पहले हमारा क्या है? स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। तो फर्स्ट हमारा क्या है? स्टैटिक चार्ज, जब चार्ज रुका हुआ हो। तो स्टैटिक चार्ज मीन्स रुका हुआ हो, सो डेल बाय डेल टी उसके करस्पॉन्डिंग हमारे लिए क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इट मीन्स टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगी। देयरफॉर डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, del cross E is equal to 0, del cross H is also equal to 0, meaning electric and magnetic field remains constant with time. तो static charge के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। नाउ हम सेकंड केस में डिस्कस करें फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर। So now equation become क्या हो जाएगी? del dot E is equal to rho free by epsilon naught, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus del B by del T, and del cross B is equal to mu naught J vector plus mu naught epsilon naught del E by del T. So these equation predicts electromagnetic waves, और ये equation हमें predict करके बताई थी electromagnetic waves के बारे में। Now थर्ड है हमारा मैटर मीडियम, थर्ड है हमारा मैटर मीडियम। सो मैटर मीडियम में क्या होता है? D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर, बी इज इक्वल टू म्यू एच वेक्टर। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? मैटर में हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन
एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। सो फॉर मैक्सवेल इक्वेशन बिकम डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी वेक्टर प्लस डेल वी बाई डेल टी। सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो करंट डेंसिटी जीरो होती है, सो डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी। Hence only displacement current exists. So displacement current only exist करता है डायलेक्ट्रिक मीडियम में। नाउ यही मैक्सवेल इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रिडिक्ट कर पाए थे उसको हम ड्राइव करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर पाए थे। फॉर फ्री स्पेस की बात करें, फॉर फ्री स्पेस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, टेकिंग कर्ल, सो taking curl on both sides, so del cross E is equal to minus del by del t del cross B. So taking curl del cross E is equal to del dot E minus del square E. So del dot E is equal to 0. So minus del square E is equal to minus mu naught epsilon naught del square E upon del t square. So del square E is equal to mu naught epsilon naught del square E upon del t square. Similarly, del square B is equal to म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। सो हम इसी बेसिस पे बोल सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। हेंस लाइट हम इसी बेसिस पे बोल पाए थे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सो हम फाइनल समरी बोल सकते हैं इसकी, फाइनल समरी हम बोल सकते हैं चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट होगी, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन बताती। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड्स को। टुगेदर दीज फोर इक्वेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर देती, ये चारों फिनोमेना को। आई होप कि हमने मैक्सवेल इक्वेशन को थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और है कि ये तो एक हमने ओवरव्यू लिया है, बट मैं चाहता हूं कि मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को और इन डेप्थ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को स्पेशली मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का एक डिटेल कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा और उससे रिलेटेड इंटरव्यूअर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस लेक्चर को मैं पर्टिकुलरली डिलीवर करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सवेल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर ईएमटी पूछेंगे तो ईएमटी में मैक्सवेल इक्वेशन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी इंटरव्यू में। ईएमटी अगर आपसे इंटरव्यू में डिस्कस होगी तो मैक्सवेल इक्वेशन 100% डिस्कस होगी। और मैक्सवेल इक्वेशन वो पूछेंगे, हर एक इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग पूछेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर उसमें मैक्सवेल इक्वेशन को, चारों इक्वेशनों को और इन डेप्थ बताऊं और उसका फिजिकल मीनिंग और उसके एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, जहां कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों फेल हो रही थी, यहाँ कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन क्यों बता रहा था, उसके लिए फिर मैक्सवेल ने और फिर ये एम्पियर्स ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर ये सब चीजों को एक कहानी के तौर पर बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा। सो आई होप कि हमने इस लेक्चर में एक रफ आइडिया, एक ओवरव्यू ले लिया है। एक और लेक्चर मैं जिसमें बनाऊंगा जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन को और अच्छे से डिलीवर करेंगे और उसमें ही इंटरव्यू के क्वेश्चन किस टाइप से पॉसिबल हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लेक्चर अच्छा लगा है, मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और अदर सभी ग्रुपों में जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या डिस्कशन होता हो, जिससे उन लोगों तक भी ये अच्छे लेक्चर, गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट उन तक पहुंच सके और उनको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट आ सके। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल द पीपल। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।